नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई है, लिहाजा बंगाल की नब्ज टटोलने वाली खबर के जरिए आज हम बंगाल का सियासी समीकरण समझने का प्रयास करेंगे। बंग युद्ध के सटीक विश्लेषण के लिए आज हम बंगाल का इतिहास आपको समझाना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास के शुरुआती पन्ने बेहद अस्थिर राजनीति के हैं। आज़ादी मिली, देश का विभाजन हुआ तो बंगाल का भी बंटवारा हुआ। पश्चिम बंगाल का हिस्सा भारत में रह गया, पूर्वी बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और बाद में पूर्वी पाकिस्तान हो गया। दोनों तरफ खून खराबे के अलावा विस्थापन और शरणार्थियों की परेशानियां सामने आई। फिर 1971 में भारत के सक्रिय सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र देश होकर बांग्लादेश बना। इस दौरान एक बार फिर पश्चिम बंगाल को लाखों लोगों को शरण देनी पड़ी। इस बीच 1950 में कूच बिहार राज्य ने भारत में मिलने का फैसला किया और 1955 में फ्रांसीसी अंतः क्षेत्र चंदनगर भी भारत को सौंप दिया गया। ये दोनों ही पश्चिम बंगाल का हिस्सा बने। बाद में बिहार का कुछ हिस्सा भी इसमें शामिल कर लिया गया। 1967 से 1980 के बीच का समय बंगाल के लिए हिंसक नक्सलवादी आंदोलन, बिजली के गंभीर संकट, हड़तालों और चेचक के प्रकोप का समय रहा। इन संकटों के चलते राज्य में आर्थिक गतिविधियां थम सी गई। इस बीच राज्य राजनीतिक अस्थिरता के जंजाल में भी जकड़ा रहा। आज़ादी के बाद से 1967 तक कांग्रेस का शासन रहा। करीब 8 महीनों के लिए बांग्ला कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट ने सत्ता संभाली। इसके बाद 3 महीने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक गठबंधन ने राज किया। फिर 1968 से फरवरी 1969 तक 1 साल राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा। फरवरी 1969 से मार्च 1970 तक बड़ी मुश्किल से 1 साल बांग्ला कांग्रेस ने सत्ता संभाली। फिर आगे के 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन रहा। अप्रैल 1971 से जून 1971 तक कांग्रेस ने राज्य में सत्ता संभाली, लेकिन सरकार कायम न रह सकी और जून 1971 से मार्च 1972 तक फिर से राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। इसके बाद बंगाल का राजनीतिक इतिहास कम से कम सत्ता प्रतिष्ठान की दृष्टि से स्थिरता का इतिहास दिखाता है। वर्ष 1972 के मार्च में इंदिरा गांधी के चहेते और बांग्लादेश के निर्माण काल के दौरान उनके सहयोगी रहे सिद्धार्थ शंकर रे ने सत्ता संभाली, जो आपातकाल के दौरान उसके बाद चुनाव होने तक सत्ता में काबिज रहे। जून 1977 में जब आपातकाल के बाद देश में परिवर्तन की लहर चली तो पश्चिम बंगाल में भी सत्ता का परिवर्तन हुआ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वाम मोर्चा या लेफ्ट फ्रंट ने सत्ता संभाली। ज्योति बसु राज्य के मुख्यमंत्री बने। वाम मोर्चे की सरकार ने राज्य में भूमि सुधार जैसे असाधारण काम किए और आम लोगों को अधिकार संपन्न बनाने की कोशिश की। वाम मोर्चे के जनोन्मुख नीतियों का इतना सकारात्मक असर हुआ और राज्य में कांग्रेस की स्थिति लगातार इतनी कमज़ोर हुई कि अगले 34 सालों तक यानी वर्ष 2011 तक राज्य में वामपंथियों को सत्ता से कोई हटा नहीं पाया। 1947 से 1977 तक जहां राज्य में 7 मुख्यमंत्री बदले गए और 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, वहीं 1977 से 2011 तक वाम मोर्चा के सिर्फ 2 मुख्यमंत्रियों ने कामकाज संभाला। पहले ज्योति बसु 21 जून 1977 से 6 नवंबर 2000 तक मुख्यमंत्री रहे। फिर अपनी उम्र का हवाला देते हुए जब वे मुख्यमंत्री पद से हटे तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कमान संभाली और 2011 के मई विधानसभा चुनाव तक पद पर बने रहे। इस बीच केंद्र में 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी तो ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव मिला, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अब तक माकपा को इस बात का मलाल भी है। इस बीच कांग्रेस के अनुभवी नेता प्रणब मुखर्जी का कांग्रेस में दबदबा कायम रहा, लेकिन वे पश्चिम बंगाल में ऐसी जमीन नहीं तैयार कर पाए जहां से खड़े होकर वे वाम मोर्चे को चुनौती दे पाते। प्रियरंजन दास मुंशी जैसे लोकप्रिय नेता भी हुए,
लेकिन उनका कद कभी इतना बड़ा नहीं हो सका कि वे वामपंथियों के लिए कांग्रेस को चुनौती के रूप में खड़ा कर पाते। और फिर राजनीति में आई तेज तर्रार नेता ममता बनर्जी ने अपनी जमीन तैयार की और उसका पर्याप्त विस्तार भी किया। पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई और फिर धीरे धीरे अपनी पार्टी को कांग्रेस से बड़ा कर लिया। जब आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, उसके बाद से वामपंथी सरकार ने धीरे धीरे अपने को बदलने का सिस्टम शुरू किया। उस दौरान वर्ष 2000 के दशक में बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की चर्चा शुरू हुई और टाटा जैसे उद्योगपति को आमंत्रित करके कार उद्योग लगाने को कहा गया। लेकिन ये बदलाव वाम मोर्चे को भारी पड़ा और इस औद्योगिक विकास के विरोध में ममता बनर्जी का सितारा और बुलंद हो गया। अब पश्चिम बंगाल में TMC बड़े भाई की भूमिका में है और कांग्रेस उसकी छोटी सहयोगी पार्टी के रूप में जाना जाता है। जब इस बात का आकलन लगाया जा रहा था कि वाम मोर्चे का किला ध्वस्त होने की कगार पर है, तब इस बात पर कोई बहस नहीं किया कि कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि ममता बनर्जी अपना कद इतना बड़ा कर ली थी कि उनके अलावा किसी विकल्प पर विचार ही नहीं हो रहा है। अब आज के समय के सियासी मिजाज को भी समझ लीजिए। TMC का किला ध्वस्त करने के लिए BJP कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ बंगाल में अपना परचम फहराने की जुगत जुगाड़ में जुट गई है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर BJP अध्यक्ष JP नड्डा तक और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से लेकर देश के PM नरेंद्र मोदी तक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे को भी बंगाल चुनाव से जोड़कर देखा गया। अब ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बंगाल में किस पार्टी को जनादेश मिलेगा और बंगाल की बागडोर किसके हाथ में होगी। बंग युद्ध से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए NBC हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।